करंट रेशियो ऑफ वाई लिमिटेड जो है वो 2:1 है। आपको विद रीजंस बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो है इस रेशियो को इंक्रीज़ करेगी या फिर डिक्रीज़ करेगी या फिर उसकी वजह से इस रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स और ₹40,000 विच वर रिसीव्ड। तो स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो एक करंट एसेट है, ठीक है, और उसके बदले जो आपको पैसा मिला है कैश, वो भी एक करंट एसेट है। तो ट्रेड रिसीवेबल और कैश दोनों ही करंट एसेट हैं। एक करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है और दूसरी करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय द सेम अमाउंट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी करंट एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। दैट्स वाई आपका करंट रेशियो जो है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइदर द करंट एसेट्स नॉट द करंट लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। दैट्स वाई द करंट रेशियो विल ऑल्सो रिमेन अनअफेक्टेड। अगली ट्रांजेक्शन में कहा है कि कंपनी ने परचेज किया है फर्नीचर ₹45,000 का, और जो वेंडर है यानी जिससे ये फर्नीचर खरीदा गया है उसको पे किया गया है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और इन इक्विटी शेयर्स को पार पे इशू किया गया है। तो इस ट्रांजेक्शन में एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व है जो कि एक नॉन करंट एसेट है, और दूसरा शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, जो कि शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी और ये भी, बट यहाँ ना ही कोई करंट एसेट है ना ही कोई करंट लायबिलिटी है, ये दोनों अनअफेक्टेड हैं, ये भी और ये भी। तो आपका करंट रेशियो भी अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कि वो अनचेंज रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में इन दोनों पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए। आपसे कहा गया है कि स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी विल इंप्रूव और डिक्लाइन और नॉट चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इफ केस 1 में करंट रेशियो 1:1 दे रखा है, केस 2 में करंट रेशियो 0.8:1 दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ लीजिए आपको ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 में करंट रेशियो 1:1 है और क्वेश्चन 2 में करंट रेशियो 0.8:1 है, और ये फॉलोइंग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का आपको इफेक्ट बताना है ऑन द करंट रेशियो जब करंट रेशियो 1:1 है, ठीक है। पहले 1:1 के हिसाब से आंसर बताएंगे आपको। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है कैश पेड टू क्रेडिटर। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पहले एक दूसरे के बराबर हैं, इस रेशियो के 1:1 होने का यही मतलब है। और जब आप क्रेडिटर को कैश पे करेंगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों डिक्रीज हो जाएंगे बाय द सेम अमाउंट, यानी वो डिक्रीज होने के बाद भी आपस में इक्वल रहेंगे। तो करंट रेशियो आपका अनचेंज रहेगा, ठीक है। बिल पेबल डिस्चार्ज, सेम रीज़न। जब बिल पेबल डिस्चार्ज करेंगे तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम हो जाएंगे और करंट रेशियो अनचेंज रहेगा। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल एक करंट एसेट है, क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है। आपने बिल रिसीवेबल को क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया या उनको दे दिया, तो ऐसा करने से आपका करंट एसेट भी कम हो गया बिल रिसीवेबल, और करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। दोनों सेम अमाउंट से कम हो गए और रेशियो ऑलरेडी 1:1 था, तो रेशियो अनचेंज रहेगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स करंट एसेट है और उधार खरीदे गए हैं तो क्रेडिटर से खरीदे गए होंगे, तो आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से बढ़ जाएंगे और वो आपस में इक्वल थे, आगे भी इक्वल हो जाएंगे, करंट रेशियो अनचेंज रहेगा। ई पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स एक करंट एसेट है, कैश एक करंट एसेट है। एक करंट एसेट बढ़ गई, दूसरी कम हो गई बाय द सेम अमाउंट, तो इससे ना ही आपका करंट एसेट अफेक्टेड होगा ना ही करंट लायबिलिटी अफेक्टेड होगा, तो आपका करंट रेशियो भी अनअफेक्टेड या अनचेंज रहेगा। सही है स्टूडेंट्स। एफ पॉइंट में कहा है कि वो बिल रिसीवेबल जो आपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया। तो एंडोर्स किया बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो आपका करंट एसेट
और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं। करंट एसेट बढ़ा है बिकॉज ऑफ डेटर, क्योंकि ये बिल जो है आपको एक डेटर ने एक्सेप्ट करके दिया होगा, तो जैसे ही बिल डिसऑनर होगा आपका वो डेटर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे ही एंडोर्स के बिल डिसऑनर होता है तो आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों पहले भी इक्वल थे और दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आगे भी इक्वल रहेंगे, तो करंट रेशियो अनचेंज रहेगा। पेमेंट और डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल एक करंट लायबिलिटी है और उसका पेमेंट कैश में किया गया है। कैश एक करंट एसेट है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी पहले से इक्वल है, आगे भी इक्वल ही रहेंगे क्योंकि दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, तो करंट रेशियो अनचेंज रहेगा। एच पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, सेल ऑफ गुड्स ₹25,000, उनकी कॉस्ट प्राइस थी 20,000। यहाँ करंट एसेट यानी कि स्टॉक कम हो जाएगा और करंट एसेट यानी कैश वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मगर करंट एसेट बढ़ी है 25,000, कम हुई है 20,000, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केवल करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, करंट लायबिलिटी अनचेंज है। और किसी भी रेशियो में अगर सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज़ होता है तो वो रेशियो इंक्रीज़ होता है, यानी आपका करंट रेशियो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन में कहा गया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹22,000, उसको 22,000 का बेचा गया है, जबकि उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 25,000 थी। तो कहने को तो हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन जो गया बिज़नेस से वो एक नॉन करंट एसेट है, मगर जो बिज़नेस के पास आया है वो एक करंट एसेट है, और जो लॉस हुआ है उससे आपका शेयर होल्डर फंड कम हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से ये 3 काम हो रहे हैं। हमारे रेशियो में करंट एसेट आता है और करंट लायबिलिटी आता है, करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज़ होगा तो करंट रेशियो भी इंक्रीज़ होगा। ये मैंने समझाया स्टूडेंट्स जब रेशियो 1:1 था, ठीक है, इन ट्रांजैक्शन से पहले। अगर रेशियो 0.8:1 है यानी 1 से भी कम है, तो ऐसे में ये सब ट्रांजैक्शन इसको कैसे अफेक्ट करेंगी समझते जाइए स्टूडेंट्स। मेरी बातों को ढंग से समझिएगा स्टूडेंट्स। अगर रेशियो आपका ऑलरेडी लेस देन 1 है और CACL दोनों कम हो जाते हैं बाय द सेम अमाउंट, जो कि इन चारों पॉइंट्स में हो रहे हैं, यहाँ से A से लेकर D तक आप देख सकते हैं, तो रेशियो और फर्दर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इन चारों ही केसेस में A से लेकर D तक, ठीक है, आपका करंट रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा। आपका करंट रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा इन ऑल द 4 ट्रांजैक्शंस। बोथ CACL डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, बोथ CACL डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, सेम हेयर। और अगर रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 होता है तो दोनों के कम होने से रेशियो जो है वो डिक्रीज़ होता है, वो 0.8:1 से भी कम हो जाएगा। मैं इन चारों में से एक पॉइंट का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको बाकी चारों पॉइंट के लिए लॉजिक समझ में आ जाएगा। मानो पहले 80,000 और 1 लाख थे, करंट एसेट 80,000 थे, करंट लायबिलिटी 1 लाख थे। हमने 20,000 पे कर दिया क्रेडिटर को, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों कम हो गए। करंट एसेट रह गए 60,000, करंट लायबिलिटी रह गए 80,000। रेशियो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75:1। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो 0.8:1 से भी कम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, दैट्स वाई। 5th ट्रांजैक्शन से रेशियो अनचेंज रहेगा बिकॉज ना ही करंट एसेट अफेक्टेड हुए थे ना ही करंट लायबिलिटी, दैट्स वाई रेशियो रिमेन अनचेंज। तो जब रेशियो 0.8:1 है तो 5th ट्रांजैक्शन नंबर E रेशियो को कोई फ़र्क नहीं डालेगी। F पॉइंट में दोनों बढ़ गए हैं। अब स्टूडेंट्स जब रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 हो और दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो बढ़ेगा, तो यहाँ पर रेशियो करंट रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ करंट रेशियो अनचेंज रहेगा। यहाँ दोनों बढ़े हैं और रेशियो अगर लेस देन 1 है और दोनों बढ़ते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो रेशियो पक्का बढ़ता है। दोनों कम हो रहे हैं, रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 है, रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर H और I में सिर्फ करंट एसेट बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ भी करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी अनअफेक्टेड है। और अगर सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगा तो रेशियो चाहे ऑलरेडी लेस देन 1 क्यों ना हो, अगर सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगा तो करंट रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो H और I में आपका करंट रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है बिकॉज ओनली करंट एसेट आर इंक्रीजिंग। और जब सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज होती हैं
तो रेशियो चाहे पहले लेस देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो या मोर देन 1 हो, इन ऑल द 3 केसेस रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में इन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आ गया।